जैसा कि पहली वीडियो में हमने देखा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस क्या हैं, तो आज हम देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरीज हैं, जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं, अप्रोचेस हैं जिनकी हमें मदद लेनी चाहिए या फिर लेनी पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कम से कम अभी तक 100 सब्सक्राइबर तो बना देते हैं आप। लाइक तो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब बात आती है इंटरनेशनल थ्योरीज की तो सबसे पहले आता है आदर्शवादी दृष्टिकोण, जिसको हम कहते हैं आइडियलिज्म। और ये कब आया था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बीच में आया था। क्यों आया था? क्योंकि काफ़ी सारी क्षति पहुंच गई थी उस समय, भले हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस हों या फिर काफ़ी सारे लोगों को अपने जीवन गंवाना पड़ा था। तो कुछ थिंकर्स आपस में मिले, उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए और ऐसा क्या करें हम कि जिससे ऐसी स्थिति ना हो। तो इनका मेन मोटिव क्या है? क्या होना चाहिए से ही इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, या फिर जो क्वेश्चन है इनका, जो मेन थिंकिंग है, वो क्या होना चाहिए से ही है आदर्शवादी लोगों का। आदर्शवाद जो चिंतक थे हमारे, उनका कहना था कि जो विश्व में न्याय और शांति की स्थापना किस प्रकार की जा सकती है, या फिर युद्धों का उन्मूलन किस प्रकार संभव है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो दो राष्ट्र या फिर राज्य के मध्य आपसी सहयोग किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। तो टोटली इस थिंकिंग पर बेस्ड था। और इन्होंने एक और सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का जो सल्यूशन है वो है हमारी एजुकेशन और सुधार नीति से। अगर लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो क्या वो उनके जो थिंकिंग है वो अच्छी होगी, नैरो माइंडेड नहीं होगी, ब्रॉड माइंडेड होगी। हमने पहले लेक्चर में सुना था ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, ब्रॉड थिंकिंग सब्जेक्ट है। वहीं पे बात करें जब हम अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति की, तो उसकी प्रेरणा भी आदर्शवादी ही रही है। ये एक क्वेश्चन भी बन जाता है आपके लिए। आगे देखते हैं। आदर्शवादी बात करते हैं कि इट प्रपोज टू रिप्लेस बैलेंस ऑफ पावर बाय डिसआर्मेंट, कि हमें वेपन्स की ज़रूरत नहीं है शांति स्थापित करने के लिए। हमें बेसिकली एक संस्था चाहिए जो पूरे वर्ल्ड पर एक पीस बनाए रखे। दूसरा, हमें लॉज चाहिए और ये सब किस में होनी चाहिए? नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं हमारे जो अप्रोच है या फिर आइडियलिज्म के। तो पहले थिंकर आते हैं फिलिप नोएल बेकर। ये बात करते हैं विश्व निशस्त्रीकरण की। देखो, डिसआर्मेंट, तो यही इन्होंने थॉट लिया है, जहाँ पे ये बात करते हैं कि हमें वेपन, न्यूक्लियर वेपन वगैरह नहीं चाहिए। इससे क्या होगा? देखो, जब लड़ाई होगी किसी का फायदा होता है क्या? अभी अमेरिका वेनेजुएला चल रहा है, एक देश का फायदा हो रहा है पर दूसरे देश को तो क्षति पहुंच ही रही है। आगे देखते हैं हम। जो नेक्स्ट थिंकर है हमारे जेम्स शॉर्टवेल। ये कहते हैं युद्ध को वैध, और यही आइडिया है नॉर्मन एंजल का। जो आदर्शवादी हैं बेसिकली उनका क्या आइडिया है? युद्ध अवैध है। और जो ये थिंकर्स हैं ये पूछे जाते हैं आपसे, तो उनको लिख लेना। जो पिछले बार पूछा गया था, वुडरो विल्सन ने क्या दिया? वुडरो विल्सन ने दिए 14 स्पीच इन 1918। ये कब दिया? जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ। और इन्होंने नींव रखी थी फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस की। तो ये क्वेश्चन है, मैंने देखो जो क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं उसी के बेसिस पे नोट्स तैयार करें। तो मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, तभी तो मैं भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा ना। देखो, फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं, फ्री में मिल रहा है आपको। अब देखो, ये नोट्स खरीदने पड़ते हैं ना आपको 4-5 हज़ार में, पर मिल रहे हैं हैंड रिटन नोट्स। इनकी वैल्यू करो, तभी तो नौकरी भी लगेगी किसी चीज़ की। जब आप वैल्यू करते हैं ना, तभी आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जे ऑप्शन, ये किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं साम्राज्यवाद ही क्या है? युद्ध का कारण है। और इन्होंने बुक लिखी थी द मॉरल ऑफ इकोनॉमिक इंटर की 1920 में। और एक ये छूट गए, एन एंजल। इन्होंने बुक लिखी द ग्रेट इल्यूजन 1909 और द प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर एंड पीस। इनका क्या मानना था? इनका मानना था युद्ध अवैध है। जब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थिंकर पे आते हैं, जोसेफ नाइक। तो ये कहते हैं, ये कैसे देखते हैं? ये वर्ल्ड है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी हो गई। वर्ल्ड एज अ 3D चेस बोर्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड इंटीग्रेशन। जो हमारा विश्व है वो कैसे देखते हैं? ये एक 3D चेस की तरह देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि अब
जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो सारे विषय एक दूसरे से लिंक्ड है और जो व्यापार हो रहा है वो सबके बीच में हो रहा है। जैसे भले आईफोन हो या ऑयल हो या फिर कोई हमारी कमोडिटी हो या फिर क्लोथ्स हो, वो क्या हो रहा है, अमेरिका से इंडिया भी आ रहा है, चाइना भी जा रहा है, पाकिस्तान में भी है ना एप्पल। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। अब बात करते हैं जब हम आदर्शवादी या आइडियलिज्म के लक्ष्य की, जो मोटिव रहा है वो कैसा रहा है, वो यूटोपिया रहा है, कल्पनावाद रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि उन्होंने हमेशा क्या देखा, एक तरह से सिर्फ पीस की बात करी और उन्होंने बोला जो दो राष्ट्र हैं वो आपस में बात करके सुलझा रहे। पर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है बेसिकली वो पावर और राष्ट्रीय हित से संचालित होती है। क्यों होती है? क्योंकि किसी राष्ट्र का अपना हित हो सकता है, हर किसी राष्ट्र का अपना हित है। जैसे आप हैं, आप मान लीजिए कोई इस वीडियो को इसलिए देख रहा होगा क्योंकि उसे क्या करना है, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, किसी को एलटी क्लियर करना है, किसी को लेक्चरर या फिर किसी को जीआरएफ या फिर पीएचडी या फिर एमए में एडमिशन लेना है। अलग अलग मोटिव है। वैसे ही क्या होते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग हित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा दूसरा, यथार्थवादी या जिसे हम कहते हैं रियलिज्म, और इसकी ग्रोथ हुई 1930 से 40s के बीच। अब इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या हैं? देखिए, मुख्य सिद्धांत राज्य नियंत्रणवाद, जो क्या है, एक राज्य केंद्रित है। यहाँ हम सिर्फ राज्य, जो राज्य चाह रहा है उसकी बात है। दूसरी बात करता है सर्वाइवल की, वो क्या है, इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो कैसा है, अराजकता पूर्ण है। ये किसका मानना है? ये यथार्थवादियों का मानना है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्वार्थी राज्यों के बीच सत्ता के लिए एक संघर्ष है। किसी हद तक ये सच बात भी है। फिर बात करते हैं ये स्वयं सहायता, सेल्फ हेल्प टू सर्वाइव वाया कंपटीशन। जैसे किसी राज्य को अगर सर्वाइव करना है तो वो कैसे करेगा? वो खुद की मदद करेगा। कोई भी दूसरा राज्य नहीं आएगा जो उसकी मदद करेगा। हमें खुद की मदद करनी होगी। जैसे आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो कोई नहीं आएगा आपके लिए पढ़ने के लिए, आपको खुद ही क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो जो यथार्थवादी थे उनका मानना था, क्या मानना था, कि जो हमारे ह्यूमन नेचर है वो कैसा है, शक्ति, शस्त्र और युद्ध और ग्रेडी है। कोई भी है ना, वो क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले। तो सेम क्या है, जो भी हमारा राज्य वो चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा वेपन्स हो और सब कुछ हमारे पास रहे। और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो निराशावाद पर डिपेंड करता है। और ये जो अप्रोच है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही स्टार्ट हुई। सेकंड पॉइंट देखते हैं, राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। इनका मानना था जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व बाय वॉर होते हैं। जैसे वेनेजुएला में बातचीत भी हो सकती थी, पर क्या हुआ, जिसके पास ज़्यादा पावर है वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य ही मेन प्राइमरी एक्टर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। फिर बात करते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक इन नेचर, नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, ओनली पावर पॉलिटिक्स। यहाँ पे कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात नहीं होगी। जैसे आदर्शवादियों का मानना था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए जो नैतिक विचारों पर चलेगी, पर नहीं, यथार्थवादी कहते हैं कि सिर्फ पावर पॉलिटिक्स चलेगी यहाँ। आगे बढ़ते हैं। जो अराजकतापूर्ण इंटरनेशनल रिलेशन है इज टू ब्लेम फॉर गवर्नमेंट सिमिलर बिहेवियर। आगे देखें, स्टीवन वॉल्ट का मानना था यथार्थवाद को हमारे बौद्धिक उपकरण टूल बॉक्स में सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है। ये क्वेश्चन था पिछले बार। आगे देखिए आप, ये भी क्वेश्चन है। स्टेट्स आर सिमिलर टू बिजनेसेस इन अ डोमेस्टिक मार्केट इन दैट देयर मेन गोल इज टू सर्वाइव वाया कंपटीशन इन अ सेटिंग वेयर सेल्फ हेल्प इज द नॉर्म। वीडियो को शेयर करिए हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा। बात करने वाले हैं कुछ थिंकर्स के, उनके कॉन्सेप्ट और उनके बुक्स के बारे में। तो जो हमारे पहले थिंकर आते हैं वो थ्यूसिडाइड्स आते हैं। ये बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के ढांचे की, जो तय करता है कि देशों के आपस में रिश्ते कैसे होंगे। जो हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ होगी या फिर आपस में जो मतभेद हैं वही तय करते हैं कि हमारे आपसी रिश्ते कैसे होंगे। और इन्होंने बात करी मॉरल रीजनिंग की, नैतिकता हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलेशन बिटवीन स्टेट। जो मॉरल रीजनिंग है, जैसे कि किसकी बात करने, कौन कह रहा था,
आदर्शवादी कह रहे थे या आदर्शवादी कह रहे थे, बताओ। आदर्शवादी कह रहे थे ना कि नैतिकता होनी चाहिए, पर इन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये बात करते हैं कि जो पावरफुल स्टेट्स हैं टू डू व्हाट दे लाइक, और कमज़ोर देश स्वीकार करते हैं, जैसे अभी यूएसए और वेनेजुएला का केस ले सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे इन्होंने बुक कौन से लिखी, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। दूसरी मेलियन डायलॉग, ये पूछा गया है पिछले बार। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे दूसरे थिंकर हैं वो कौन से हैं, सुंजू हैं, इन्होंने बुक लिखी आर्ट ऑफ वॉर। फिर कौटिल्य आते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र मंडल सिद्धांत। कौटिल्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में। फिर मैकियावेली आते हैं। मैकियावेली क्या कहते हैं, मैकियावेली का कहना है कि मनुष्य या वेपन्स, धन और रोटी युद्ध की क्या हैं, शक्तियां हैं, परंतु इन चारों में मनुष्य और शस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मनुष्य और वेपन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, मनी और खाना प्राप्त कर सकते हैं, पर रोटी और धन खुद से मनुष्य और शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बुक लिखी द प्रिंस, और इन्होंने आइडिया दिया कि रूलर को एक कैसे लोमड़ी और शेर की तरह होना चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बलवान। और जो हमारा रूलर होगा उसको क्या करना है, डिफेंड करना है स्टेट के इंटरेस्ट को, जो हमारे राज्य के अपने विचार हैं या फिर जो उसके हित हैं उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, राजा प्रोटेक्ट करेगा। ये मैकियावेली का कहना था। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारे थिंकर हैं वो हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने इंटरनेशनल सिस्टम को कहा परमानेंट स्टेट ऑफ नेचर, और बुक लिखी लेवियाथन। क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो आप अच्छे से देखिएगा, वीडियो को शेयर करिए, कम से कम 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए इस बार, तभी अच्छा भी लगेगा मुझे, क्योंकि देखो चैनल ग्रो होने में टाइम लगने वाला है, जैसे आप कर रहे हो ना वैसे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे थिंकर हैं E.H. कार। इन्होंने बात करी रियलिज्म, यूटोपियनिज्म एंड आर म्यूचुअली डायनेमिक एंड डायलेक्टिक, और बुक लिखी द 20 ईयर क्राइसिस, व्हाट इज हिस्ट्री। फिर आते हैं हमारे हैंस जे मॉर्गेनथाउ, जो बेसिकली बात करते हैं पावर पॉलिटिक्स, और कहते हैं ह्यूमन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। और इन्होंने बात करी लस्ट ऑफ पावर की, और 6 क्या दिए इन्होंने, सिद्धांत दिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं इन्होंने क्या सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत था इंटरनेशनल रिलेशन मूल रूप में मनुष्य के स्वभाव में केंद्रित है, जो प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाला है। इसका मतलब है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो बेसिकली हमारे ह्यूमन नेचर पे बेस है, और होता भी ऐसा ही है। अभी बात करी ना पावरफुल यूएसए, क्या है ये, ह्यूमन नेचर ही तो है, पावर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना। फिर दूसरी बात करते हैं कि राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उसको भी कैसे देखते हैं, पावर के रूप में देखते हैं ये। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, जो राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, वो चेंज होते रहता है सिचुएशन के हिसाब से। मानो आज युद्ध की स्थिति है तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट कुछ अलग हो सकता है कि हम यहाँ पे सेफ्टी की बात करें, पर जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन आ जाती है वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि व्यापार कर लेते हैं, चलो सोल्यूशन ये रह गया, ट्रेड वॉर ख़त्म कर लेते हैं। या जैसे वेनेजुएला में अगर मान लो अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो अगर कुछ और सिचुएशन होती तो कुछ और होती, ये इनका मानना है। और ये कहते हैं हमें विवेक के अनुसार नैतिकता का निर्माण करना चाहिए, कि हम खुद से सोचें हमारी नैतिकता क्या है, ना कि नैतिकता हमारे विवेक को कंट्रोल करे। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कहा राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाओं और सार्वभौमिक मूल्यों में अंतर होता है। और लास्ट पॉइंट है इनका, राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता देना। पर देखो आप हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पावर ही चलती रहे, कहीं पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ढीलापन भी लाना पड़ेगा। तो रॉबर्ट सी टकर थे एक थिंकर, उनके अनुसार ये सिद्धांत ना तो वास्तविकता से मेल खाते हैं और ना ही स्वयं से। वहीं पर स्टैनली हॉफमैन का कहना है कि इस सिद्धांत में अनेक विसंगतियां पाई जाती हैं। जब आप खुद से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और थिंकर थे हेरल्ड स्प्राउट, उनके अनुसार उन्होंने कहा
कि जो मॉर्गन थाओ के सिद्धांत हैं वो राष्ट्रीय नीतियों के लक्ष्य की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि क्विंसी राइट ने इस सिद्धांत को एकांकी बतलाया है और कहा है इसमें राष्ट्रीय नीति में मूल्यों की उपेक्षा की गई है। मॉर्गन थाओ का पूरा जो विश्लेषण है एक पक्ष पर है, जहां सिर्फ बात आती है पावर और किसकी, हित संघर्ष मतलब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, किंतु राष्ट्रों के मध्य सहयोग भी तो होगा। हमेशा लड़ते रहेंगे तो कैसे चलेगा, एक टाइम आएगा ना खत्म हो जाएगा सब कुछ। अब जो इन्होंने बुक्स लिखी वो लिखी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। दूसरी बुक है द साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स। आप देखोगे, देखो पावर पॉलिटिक्स, द स्ट्रगल फॉर पावर, नेशनल इंटरेस्ट, तो आप इससे भी अगर मान लो आप भूल गए तो किसकी बुक है, तो जब पावर की बात आएगी, पावर पॉलिटिक्स की, नेशनल इंटरेस्ट की, तो मॉर्गन थाओ की है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा अप्रोच है मतलब थर्ड है वो है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, जिसके मेन प्रवक्ता हैं थॉमस सेलिंग। इन्होंने बुक लिखी द स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1960s में, और ये बात करते हैं डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इश्यूज को लॉजिकली सॉल्व करने की, और बात करते हैं डिप्लोमेसी इज बार्गेनिंग एक्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू हिम। हम क्या कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को हम एक ही नज़रिए से नहीं देखेंगे, दो तीन नज़रियों से देखेंगे। फिर आती है बात नव यथार्थवाद की, नव न्यू रियलिज्म, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल भी कहते हैं हम इसे। इसके मेन जो है केनेथ वॉल्टिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू रियलिज्म के थिंकर कौन है, तो केनेथ वॉल्टिस है। इन्होंने बात करी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो संरचना है वो अराजकतापूर्ण है, मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय या इंटरनेशनल संस्था नहीं है। इन्होंने फोकस करा इंटरनेशनल रिलेशन के स्ट्रक्चर पर, और ये कहते हैं कि जो बायोपोलर सिस्टम है इज मोर स्टेबल देन मल्टीपोलर। ये और ये कब होगा, बेसिकली जो ये वाली थिंकिंग है ये ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, या मतलब आपस ट्रेड वॉर वगैरह चल रहा है। फिर ये बात करते हैं जो एनालिसिस है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के, वो उनके बेसिस क्या होंगे, इंडिविजुअल होंगे, फिर स्टेट लेवल पे होंगे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले थिंकर हैं वो हैं जॉन मैसमर। इनका कहना है नव यथार्थवाद को आक्रामक यथार्थवाद, और इन्होंने बुक लिखी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। वहीं पे एक और आता है डिफेंसिव रियलिज्म या फिर ऑफेंसिव रियलिज्म। जो ऑफेंसिव रियलिज्म है वो रियलिस्ट हु सिक्स फॉर पावर, और केनेथ वॉल्ट जो हैं वो डिफेंसिव रियलिज्म से नाता रखते हैं। और उनका कहना है कि जो सिक्योरिटी है वो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक राज्य का उद्देश्य अपनी सुरक्षा में वृद्धि करना है। वहीं भी आक्रामक का क्या है, पावरफुल स्टेट की स्थापना करना है। जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं हमारे एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं वो न्यू क्लासिकल रियलिज्म की स्थापना करते हैं। और इसके थिंकर हैं फरीद जकारिया, और इनकी बुक है फ्रॉम वेल टू पावर 1919 में करते हैं। जो डिफेंसिव रियलिज्म है उसके दूसरे थिंकर हैं स्टीफन वॉल्ट्स। ये कहते हैं शक्ति का वितरण और राज्यों की विदेश नीति के बीच घरेलू कारक महत्वपूर्ण होते हैं। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जो ऑफेंसिव वाले हैं थिंकर यहाँ पे कौन है, जॉन मैसिमर हैं, ठीक है, और जो डिफेंसिव के हैं वो केनेथ हैं, और दूसरे हमारे कौन से हैं, स्टीफन वॉल्ट्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लिख लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक देखो आप क्या करो, शेयर तो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो कैसा वीडियो लगा, और क्या करो 100 सब्सक्राइबर तक ले जाओ। धीरे धीरे बढ़ेंगे और साथ में ग्रो करेंगे और आपकी नौकरी लगा कर रहेंगे। अगली वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और समझते रहिए और समझदार बनते रहिए।